हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिफ़ा एंड आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरसी के ओसीएस एग्ज़ाम के बारे में। हम सिर्फ ओसीएस के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। लाइक उसका पैटर्न क्या होता है, देन इंटरव्यू कैसे होता है, जो ओसीएस एग्ज़ाम होता है और जेआरएफ वाला एग्ज़ाम होता है पीएचडी के लिए, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। एक बार आप टीएसओ के लिए सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आपके साथ क्या क्या होने वाला है, आप क्या क्या रोल प्ले करोगे, साइंटिफिक ऑफिसर बनने के बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने इंटरव्यू लिया है साइंटिफिक ऑफिसर्स का, तो उस बेसिस पे मुझे सब कुछ पता चल गया है। एंड आप लोग ने कमेंट्स में जो जो क्वेरी पूछी थी मैंने उनसे वो सारी भी क्लियर कर ली है। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि हाँ, मुझे थोड़ा टाइम लग गया ये वीडियो अपलोड करने में, बिकॉज द थिंग इज़ साइंटिफिक ऑफिसर से मिलना था। अब वो फ्री तो होते नहीं है, लाइक वो पूरा दिन लैब में होते हैं, उनको सुबह में मॉर्निंग में 7 बजे लैब जाना होता है, इवनिंग में वो 8 बजे आते हैं। और फिर मेरे भी एग्ज़ाम्स थे, तो ऐसा हो रहा था लाइक जब वो फ्री है तब मैं फ्री नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ तो वो फ्री नहीं है। दोनों का टाइम मैच करना और फिर मिलना एंड क्वेश्चंस पूछना, तो ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। एंड सो फाइनली मैंने बात कर ली एंड मेरे एग्ज़ाम्स भी हो गए। सो मैंने सोचा अब तो ये वीडियो अपलोड करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। सो ये वीडियो से आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, लाइक आप जब दूसरे वीडियोस देखते हो तो उसमें सिर्फ आप लोग को क्वेश्चंस कुछ लोग नोट डाउन करते तो वो बता देते, पैटर्न बता देते, मार्क्स बता देते, बट ये सारी चीज़ें आप लोग को नहीं बताई होगी किसी ने। एक बार सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद क्या क्या होगा, आपका करियर क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा। एंड बहुत सारे लोग ये जॉब को इसीलिए भी चाहते हैं बिकॉज सैलरी अच्छी है, स्टेबल जॉब है, बट कॉन्स भी है ये चीज़ के, वो आपको पता नहीं होंगे। लेकिन आज मैं वो सारी जो कॉन्स है ये वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये श्योर हो जाओगे कि आपको सच में साइंटिफिक ऑफिसर बनना है या नहीं बनना है, आपको इसमें करियर बनाना है या नहीं बनाना है, वो चीज़ के लिए आप श्योर हो जाओगे। देखो, तो सब में पहले मैं आप लोग को पैटर्न के बारे में बताती हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पैटर्न पता ही होगा कि क्या पैटर्न होता है और कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, ऑल ऑफ दैट, बट स्टिल मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। देखो, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो अगर मैं बायोसाइंस की बात करूँ और एग्जाम की बात करूँ तो जो साइंटिफिक ऑफिसर का मैंने इंटरव्यू लिया था और मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे ये बताया, जो पेपर होता है वो सीएसआईआर के पार्ट बी की तरह होता है। लाइक जो पेपर होता है उसमें बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको वो चीज आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है, ठीक है। और उन्होंने मेरे को ये बोला कि इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सब चीजों में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, लेकिन अगर हम इकोलॉजी इवोल्यूशन की बात करें तो हार्डी विनबर्ग में से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लाइक जो हार्डी विनबर्ग वाले जो सम्स थे वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ इतना डीप में इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन नहीं पूछा जाता, जैसा सीएसआईआर में होता है वैसा इसमें नहीं होता है। और बाकी के जो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो आपको पता है, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी बहुत अच्छे से कर लेना। उन्होंने ऐसे बताया कि इम्यूनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बी सेल का एक्टिवेशन कैसे होता है, टी सेल का एक्टिवेशन कैसे होता है, एमएचसी के बारे में क्वेश्चन आते हैं, और मेटाबॉलिज्म से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन सेल बायोलॉजी से क्वेश्चंस होते हैं, ये तो लाइक बेसिक हमको भी पता है। टेक्निक से क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे क्वेश्चन आएंगे। और जेनेटिक्स में से, पेडिग्री में से क्वेश्चंस आते हैं, और जीन इंटरेक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप जेनेटिक्स पूरा छोड़ दोगे, जेनेटिक्स में से भी जीन इंटरेक्शन, पेडिग्री, ये सब में से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपको पता है कि क्या कैसे हो रहा है, तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत इजी है। और उन्होंने मेरे को ये बताया कि जो एग्जाम होता है वो बहुत ज्यादा इजी होता है। एंड ये एग्जाम को क्रैक करने का ये तरीका है, देखो, बीआरसी का जो कट ऑफ होता है
वो देख लो। मैंने जो अपनी रिसर्च की उससे मेरे को ये पता चला है कि जो 300 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से 120 भी अगर आपके स्कोर हो गए तो आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। तो 300 में से 120 लाना तो लाइक इजी है। दूसरी चीज मुझे उन्होंने जो बताई है ये एग्जाम क्रैक करने के लिए, और जिस साइंटिफिक ऑफिसर से मैंने बात की है वो मतलब उसका रैंक फर्स्ट आया था। जो टीएसओ वाली एग्जाम ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर बन जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद एग्जाम होता है उसमें वो फर्स्ट रैंकर थी, मैंने उनसे बात की है। तो उन्होंने ये बताया कि मतलब बेमतलब के एमसीक्यू स्टिक नहीं करने। लाइक कभी कभी होता है ना, हम दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं और फिर हम टिक कर लेते हैं लालच में, वैसे लालच नहीं करनी। ये एग्जाम में उन्होंने बताया लेस इज मोर, मतलब आप सिर्फ वही एमसीक्यू टिक करोगे जो जिसमें आप 100% श्योर हो। जैसा मैंने आपको सीएसआईआर के लिए बोला था कि पार्ट बी में हम वही ऑप्शन टिक करते हैं जिसमें हम 100% श्योर होते हैं। लाइक सीएसआईआर में 35 एमसीक्यू होते हैं, उसमें मैंने बोला आप भले 15 कर लो पर वो राइट करना। वैसा ही ये एग्जाम में होता है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, सीएसआईआर के पार्ट बी की तरह होते हैं। और आप भले कम क्वेश्चंस भी करोगे चलेगा, कट ऑफ देख के जाना। और एक बार आपको फील हो रहा है एग्जाम में कि हाँ कट ऑफ के जितने मेरे एमसीक्यू बन रहे हैं मैंने टिक कर लिए हैं, तो लालच करके रॉन्ग टिक करने मत जाना। ये सजेशन मुझे जो साइंटिफिक ऑफिसर से मैंने बात की उन्होंने दिया है। तो आप लोग ये चीज का ध्यान रखना कि आप लोग भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। हाँ, और प्रिपरेशन के लिए आप लोग पाथ फाइंडर का यूज कर सकते हो। अगर पाथ फाइंडर में से पढ़ के जाओगे तो भी आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लाइक उसमें से ही होता है बेसिक टॉपिक्स आप पढ़ो, जैसे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब में से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो लाइक मतलब इन शॉर्ट आपको बायोकेमिस्ट्री करना है, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हाँ फूड टेक्नोलॉजी में से भी थोड़ा लाइक थोड़ा थोड़ा पूछते हैं, ज्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा पूछते हैं फूड टेक्नोलॉजी में से। इसके अलावा रेडिएशन बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लो। मतलब रेडिएशन बायोलॉजी में बहुत ज्यादा आप लोग को हाई फाई या बहुत हाई लेवल का नहीं पूछने वाले, बस लाइक बेसिक्स पता होना चाहिए 11th-12th वाला, जैसे कि गामा रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए। गामा रेडिएशन जब डीएनए पे हिट करेगा तब क्या होगा, लाइक ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, बेसिक रेडिएशन वाले कॉन्सेप्ट रेडिएशन बायोलॉजी से क्वेश्चंस होते हैं। मेथड्स इन बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सी मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना, सारी चीज़ें जो है इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसा मुझे बताया। देन थोड़े से क्वेश्चंस जो होते हैं वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से भी होते हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। और बस आप ऐसा सोचो मेरे को कट ऑफ क्लियर करना है, उतने आपके अगर टिक हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा टिक नहीं करना है। ये सब में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि गलत टिक करोगे उसमें ही मार्क्स जाने के चांसेस रहते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रखो, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है वो पढ़ के जाओ, आराम से ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और मुझे तो ऐसे ही बोला कि एग्ज़ाम ईजी होता है, बस हमको अपने दिमाग से चलना होता है, बेमतलब के लालच में आके एक्स्ट्रा एमसीक्यू नहीं करने, जिसमें कन्फ्यूजन है या हम श्योर नहीं है वो एमसीक्यू नहीं करने, हो जाएगा आराम से। तो एक बार एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब ये जो इंटरव्यू होता है इसके लिए ना वो लोग बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, लाइक बहुत सारे लोग बुलाए जाते हैं, और वो बहुत सारे लोगों में से सिर्फ 8 से 10 लोगों का सिलेक्शन होता है। और जो इंटरव्यू होता है वो जो हम लोग जेआरएफ का हुआ उससे अलग होता है, ये मुझे बताया गया, ये साइंटिफिक ऑफिसर ने बताया, ठीक है। उससे अलग होता है। अलग कैसे होता है, क्योंकि ये सारे जो इंटरव्यू होते हैं जो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए होते हैं ये बहुत ज़्यादा डीप में होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में। हम लोग को कैसा था, मैं जैसा मैंने आपको मेरा एक्सपीरियंस बताया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पहले मैंने बोला था तो उसमें से बहुत डीप में क्वेश्चन आए, फिर सेल बायोलॉजी में से आए, उससे थोड़े कम डीप में आए थे। देन माइक्रोबायोलॉजी में बेसिक्स आए। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत डीप में भी जा सकते हैं। वो लोग आपके हर एक कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, आप लोग को सब आता है नहीं आता है, हर एक चीज़ मतलब आपकी देखी जाएगी। और
सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंटरव्यू में ऐसा पूछेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में एक्सप्लेन करो, तो आप सिंपल एक्सप्लेन करोगे तो नहीं चलेगा, आपको इन डेप्थ पूछा जाएगा। आपको पूछेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है, आप बोलोगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ट्रांसमिशन, तो बोलेगे पूरा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सप्लेन करो। अब जब आप एक्सप्लेन कर रहे होगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट ये ऐसे ऐसे पार्ट होते हैं, इस मैकेनिज्म पे ये काम करता है, ऐसे प्रिंसिपल होता है, तो वो लोग फर्दर उसके अंदर भी आपको पूछेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस क्यों यूज़ किया यहाँ पे, वैक्यूम क्यों है यहाँ पे, और स्कैनिंग में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का फंक्शन क्या, मतलब कुछ भी वो इन डेप्थ अंदर से कुछ भी क्वेश्चन निकाल के आपको पूछेंगे। तो इंटरव्यू के लिए तो यही है कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बस बेसिक ऊपर ऊपर से पता है, खाली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, बस रिजोल्यूशन अच्छा देता है इसलिए यूज़ करते, बस ऐसी बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए वो लोग को इन डेप्थ प्रिंसिपल चाहिए, किस प्रिंसिपल पे वो काम कर रहा है। तो हर एक मेथड जो पढ़ के जाओगे उसका प्रिंसिपल अच्छे से समझ लेना कि किस प्रिंसिपल पे कौन सी मेथड काम कर रही है, और हर एक चीज़ आपको डेप्थ में पढ़ के जानी पड़ेगी क्योंकि वो लोग इन डेप्थ पूछेंगे। और वो लोग ना क्यों इतना डेप्थ में पूछते हैं, बिकॉज वो लोग को देखना होता है कि जो कैंडिडेट वो लोग सिलेक्ट करेंगे वो इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसीलिए वो लोग इतना इन डेप्थ इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ कि सपोज़ आपका सिलेक्शन हो गया, आप सिलेक्ट हो गए एंड अब आप ज्वाइन करो, उसके बाद आपके साथ क्या क्या होगा। देखो आपने एक बार आप सिलेक्ट हो गए तो सब में पहले तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, इसीलिए बोला जाता है ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर। तो अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, ये ट्रेनिंग बहुत विगरसली होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लैब में काम करना पड़ता है, असाइनमेंट्स देने पड़ते हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्यों? अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, अगर सपोज चलो सिलेक्शन हो गया, अब आप सोचोगे चलो मैं तो सिलेक्ट हो गई, अब तो मैं कंफर्म साइंटिफिक ऑफिसर बनने ही वाली हूँ, आप ये अगर मेंटालिटी से अगर करोगे तो आपका तो कुछ नहीं होने वाला, और आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में फंस जाओगे जिसमें आपको काम कभी करना ही नहीं था। बिकॉज जो ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर होता है, ये लोग के एवरी वीक एग्ज़ाम होते हैं। लाइक अगर मंडे है तो मैंने देखा है एवरी मंडे जो TSO होते हैं वो लोग के एग्ज़ाम्स होते हैं, और एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा पढ़ना होता है, वो लोग को बहुत हार्डवर्क भी करना होता है। ये मैंने जो जिस साइंटिफिक ऑफिसर का इंटरव्यू लिया था उन्होंने ही बताया, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत काम होता है, सब कुछ करना पड़ता है। एवरी मंडे एग्ज़ाम होता है, और ये जो आपके एग्ज़ाम्स हो गए एवरी मंडे, जब इसका रिज़ल्ट आएगा 1 साल के बाद, 1 साल तक ट्रेनिंग चलेगी, 1 साल के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। जैसे 10 लोग होते हैं, ठीक है, मैंने बोला 10 लोग सिलेक्ट हो गए तो रैंक होगा 1 से लेके 10 तक। तो जो आपके मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम में, जो TSO की एवरी मंडे एग्ज़ाम हो रही थी उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपका करियर डिसाइड करेगा। करियर इन द सेंस जो प्रोजेक्ट्स लिख ले हैं, 10 लोग हैं, 10 लोग के लिए 10 प्रोजेक्ट लिख ले। अब ये प्रोजेक्ट अलग अलग डोमेन वाले हो गए, अलग अलग फील्ड वाले हो गए। कोई प्रोजेक्ट होगा फूड टेक्नोलॉजी में, कुछ होगा रेडिएशन बायोलॉजी में, कोई प्रोजेक्ट होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, कोई होगा बॉटनी का, कोई होगा एग्रीकल्चर का। अब समझो आपने आपका मास्टर्स कंप्लीट किया है जूलॉजी में, आप इंटरेस्टेड हो सेल बायोलॉजी के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट में, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, आपको ऐसा है मुझे ये चीज़ पे काम करना है। अब अगर आपके जो TSO वाले एग्ज़ाम्स हो रहे थे उसमें आपके मार्क्स कम आ गए, आपने बहुत चिल किया, आप बहुत घूमने गए, आपने एग्ज़ाम को लाइटली ले लिया, तो आपके मार्क्स अगर कम आ गए ये 1 साल में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें, तो आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो दूसरी डोमेन का भी मिल सकता है, क्योंकि आपका रैंक पीछे, समझो आपका रैंक है 8, तो ऊपर वाले जो रैंक्स हो गए वो लोग को पहले प्रायोरिटी मिलेगी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने में। जैसे कि जिसका फर्स्ट रैंक है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, वो 10 प्रोजेक्ट में से कोई भी उसको जो भी चाहिए वो ले सकता है। सेकंड वाले के पास 9 ऑप्शंस बचेंगे, थर्ड वाले के पास 8 ऑप्शंस बचेंगे, उसमें से ही वो चूज़ कर सकता है। फोर्थ वाले के पास और कम ऑप्शंस मिलेंगे, तो जितना रैंक पीछे उतने ऑप्शंस कम। अब हो सकता है आपको जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का प्रोजेक्ट चाहिए था वो ऑलरेडी ऊपर वाले रैंक वाले ने ले लिया, आपके लिए जो प्रोजेक्ट बच रहा है वो एग्रीकल्चर वाला बच रहा है, और आप हो जूलॉजी वाले डोमेन के, तो अब आपको वो लेना पड़ेगा एग्रीकल्चर वाला जिसमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो।
एग्रीकल्चर में आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपको चाहिए ही नहीं था, आपको नहीं पढ़ना एग्रीकल्चर, बट रैंक ख़राब होने की वजह से अब आपको वो प्रोजेक्ट मिलेगा और अब आपको उस पर ही काम करना पड़ेगा। और मैंने सुना है कि पीएचडी भी उस पर ही करनी पड़ती है। मतलब ये साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब भले ही अच्छी है, मतलब स्टेबल जॉब है, परमानेंट जॉब है, सब कुछ मिल रहा है, बट ये अनसर्टेनिटी है इसकी कि आपका रैंक डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। मतलब आगे जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो डिसाइड करेगा। कभी कभी क्या होता है ना, हमको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो हमको पढ़ने के लिए बोलते हैं ना, तो नहीं पढ़ा जाता। लाइक मेरा ऐसा है, अगर मुझे कोई चीज़ में इंटरेस्ट है और वो पढ़ना है तो वो चीज़ें हमको जल्दी याद हो जाती है, लेकिन जिसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो पढ़ने का मन ही नहीं होता है। तो सोचो आप जूलॉजी के हो और आपको कोई बॉटनी या एग्रीकल्चर का दे दे जो आपने कभी लाइफ में पढ़ा ही नहीं है और उसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, और आपको उस पर अब अपना करियर बनाना है स्टार्टिंग से। मतलब आप उस पर प्रोजेक्ट करोगे 2 साल तक और उसके बाद पीएचडी भी उस पर ही करोगे, तो सोचो आपका करियर मतलब नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो कैसे काम होगा फिर। बोलने का मतलब ये है कि ये जो एग्ज़ाम्स हो गए टीएसओ वाले एवरी वीक, तो इसमें बहुत कंपटीशन रहता है क्योंकि सबको ही अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ेंगे मार्क्स कम आ गए, मार्क्स अगर कम आ गए तो फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे प्रॉब्लम होगी और आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिल जाएगा अगर रैंक ख़राब है तो ये है कॉन्स साइंटिफिक ऑफिसर वाली जॉब के, कि आपका जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टन होता है, जो प्रोजेक्ट मिला वही आपका फ्यूचर बनेगा। फिर जैसे ही 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स आपकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग इन द सेंस जो भी आपको मार्क्स मिले, जैसा मैंने आपको बताया 10 प्रोजेक्ट हो गए, आपको फिर अपने रैंक के हिसाब से प्रायोरिटी मिलेगी प्रोजेक्ट चूज़ करने के लिए और उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी। सपोज़ कुछ प्रोजेक्ट निकले हैं मुंबई से, कुछ निकले हैं कलपक्कम से, तो अब आपके जो मार्क्स है उस हिसाब से पोस्टिंग होगी। और हाँ, सिर्फ एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हैं वो तो होते ही है, बट आपकी डिसिप्लिन भी देखी जाती है। लाइक डिसिप्लिन के भी, कम डिसिप्लिन हो तो उसमें भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे और मार्क्स कट हो गए तो रैंक पीछे चला जाएगा, तो डिसिप्लिन भी यहाँ पे बहुत देखी जाती है। तो फिर एक बार आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, 1 साल बहुत मेहनत करनी पड़ने वाली है, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, और हाँ, ये जब आप ट्रेनिंग करोगे तब आपको मैंडेटरी है कि आप यहीं पे पीजी हॉस्टल में रहो बीआरसी का। जो बीआरसी आपको अकोमोडेशन देगा, आपको वहीं पे रहना है। भले आपका घर मुंबई में है या आप मुंबई में किधर नज़दीक में रहते हो, फिर भी आप वहाँ पे अपने घर पे नहीं रह सकते। कंपलसरी है कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। एक बार ट्रेनिंग हो जाती है और आप साइंटिफिक ऑफिसर बन जाते हो तो ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है। आपको अगर अपने घर में भी रहना है तो आप रह सकते हो एंड यहाँ पे काम के लिए आ सकते हो, बट हाँ, ट्रेनिंग पीरियड तक आपको हॉस्टल में ही रहना होगा। एक बार 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड हो गया, देन जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है उस हिसाब से आपको उस पर 2 साल काम करना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंडेटरी है कि 2 साल आप वो प्रोजेक्ट पे काम करोगे। 2 साल प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद ही आपकी पीएचडी स्टार्ट होगी, उससे पहले आप पीएचडी नहीं कर सकते, ये रूल है। तो मतलब 1 साल ट्रेनिंग को देना है, 2 साल जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है उस पर काम करोगे और उसके बाद होगी पीएचडी। ट्रेनिंग के बाद आप साइंटिफिक ऑफिसर सी बन जाओगे, और साइंटिफिक ऑफिसर सी जो बन जाते हैं तो जो आपको प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है अब आपको उस पर काम करना होगा। उसके बाद अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप पीएचडी कर सकोगे, और ये एक स्टेबल परमानेंट जॉब होगी। अगर मैं आप लोग को अभी डिफरेंस के बारे में बताऊँ कि डिफरेंस क्या होता है साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल में और जेआरएफ में, तो डिफरेंस ये होता है कि जो साइंटिफिक ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, इट्स लाइक अ जॉब। जो पीएचडी होता है उसमें फेलोशिप दी जाती है, एंड पीएचडी के जो बच्चे रहते हैं वो लोग को ज़्यादा प्रेशर रहता है। लाइक हम लोग को
5 साल का टाइम है और 5 साल में हमको जो प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है हमको वो कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके यहाँ से जाना है। अगर 5 साल में हम लोग का कंप्लीट नहीं होता है और 5 साल के ऊपर 1 मंथ भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो हमको ये हॉस्टल नहीं मिलेगा, हमको खुद की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी रहने की, हम लोग को फेलोशिप भी नहीं मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा, सब मतलब खुद से करना पड़ेगा। और 5 साल का टाइम है, 5 साल मतलब प्रेशर, और प्रेशर में हम लोग को सारा काम ऑन टाइम करना है। लेकिन जो साइंटिफिक ऑफिसर्स होते हैं वो लोग की परमानेंट जॉब होती है, वो लोग के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। मतलब अगर प्रोजेक्ट में वो लोग को थोड़ा टाइम ज़्यादा भी हो जाता है, लाइक जैसा मैंने बोला 2 साल, तो 2 साल के ऊपर समझो 2.5 ईयर हो गए तो भी वो लोग अपना टाइम एक्सटेंड करा सकते हैं। लेकिन हम लोग 5 साल के ऊपर एक्सटेंड नहीं करा सकते, हम लोग को फेलोशिप नहीं मिलने वाली 5 साल के बाद। सो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। दूसरा जो साइंटिफिक ऑफिसर्स होते हैं वो लोग का मतलब जॉब होता है, वो लोग की और भी जैसे जैसे वो लोग का प्रमोशन होता है वो लोग की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी होता है वो लोग को और भी काम अलॉट करते हैं अपार्ट फ्रॉम रिसर्च। लेकिन स्टार्टिंग में तो लाइक बेसिक रिसर्च ही करनी होती है, देन प्रमोशन होता है। प्रमोशन आपके काम के हिसाब से होगा। देखो ये समझो पीएचडी भी हो गई, अब प्रमोशन जैसे होते हैं, प्रमोशन कैसे होगा? प्रमोशन होगा सपोज डीएई है, डीएई को आपको हर साल देना होगा कि हाँ टास्क देने होंगे कि ये टास्क है, मैं ये साल में ये चीज़ें कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। डीएई को, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को आप ये सारे टास्क बता दोगे, लाइक कुछ फॉर्म होता है वो फिलअप करना होता है, उसमें सारा जो टास्क है वो बताना होता है। फिर बाय द एंड ईयर एनुअल रिपोर्ट आती है। एनुअल रिपोर्ट में आप मेंशन करते हो कि ये टास्क मैंने दिया था, ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये अगर कंप्लीट हुआ है तो उसके क्या रिज़ल्ट आए, ये वाला एम जो मैंने सेट किया था ये कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं होने के पीछे रीजंस क्या है। उस हिसाब से जितना आपने काम किया है, जो बोला था अपने आप करोगे वो आपने काम किया, कंप्लीट किए हैं, उस हिसाब से प्रमोशंस होते हैं। एंड प्रमोशन होने से पहले भी इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद प्रमोशन होता है, डायरेक्टली प्रमोशन नहीं होता है फ्रॉम वन साइंटिफिक ऑफिसर टू अनदर। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग को पब्लिकेशन का इतना प्रेशर नहीं होता है। हाँ पब्लिकेशंस तो आएंगे बट इतना प्रेशर नहीं होता है। जो साइंटिफिक ऑफिसर बन जाते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पब्लिकेशंस का, तो ये भी एक चीज़ है कि फिर पब्लिकेशन का प्रेशर होगा। देन और ये चीज़ है कि अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर बन जाते हो तो फिर आप फिर लाइफ टाइम तक साइंटिस्ट ही रहोगे, ये एक चीज़ है। तो अगर आप रिसर्च में सच में इंटरेस्टेड हो, लाइक बहुत लोग सैलरी देख के भी करते हैं कि हाँ चलो स्टेबल जॉब है और सैलरी भी अच्छी है एंड ऑल ऑफ दैट, बट जेन्युइनली क्या आप सच में इंटरेस्टेड हो, रिसर्च आपको सच में पसंद है, रिसर्च में रहना, मतलब वहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे लैब है, लाइक मॉर्निंग में 7 बजे जाना होता है, रात में 8 बजे आना होता है, तो लाइक क्या आप इतना आवर्स सच में काम कर सकोगे? ये फील्ड आपके लिए है? अगर है तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर नहीं है और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं कर सकते हो तो फिर आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि कुछ लोग होते हैं जिसको एकेडमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो लाइक वो भी ऑप्शन है। तो जिसको मतलब रिसर्च में नहीं है इंटरेस्ट, वो नहीं सर्वाइव कर सकेगा ये एनवायरनमेंट में। प्रमोशन की बात करूँ, सपोज आप साइंटिफिक ऑफिसर सी हो, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग हो गई, आप साइंटिफिक ऑफिसर सी हो। अब सपोज आपने 4 साल काम कर लिया है, आपका जो परफॉर्मेंस है सब कुछ बहुत अच्छा है, आपने बहुत सेटिस्फाई कर सके ऐसा काम किया है, तो आपका प्रमोशन होगा। मतलब जो एनुअल रिपोर्ट आती है, जैसा मैंने आपको बताया, जो जो टास्क सेट किए थे वो आपने अचीव किए हैं, वो पूरे फॉर्म्स होते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कुछ ऐसे देता है, और फिर आपको फिर देना होता है वहाँ पे क्या कौन से अचीव हुए नहीं हुए। फिर प्रमोशन होगा, इंटरव्यू होगा, प्रमोशन होगा। प्रमोशन होगा तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ने के साथ साथ आप अभी साइंटिफिक ऑफिसर डी बन जाओगे, तो सैलरी के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इंडिपेंडेंटली अब रिसर्च कंडक्ट कर सकोगे, आपके अंडर पीएचडी के स्टूडेंट्स काम करेंगे, जेआरएफ्स काम करेंगे, एमएससी के ट्रेनीज काम कर सकते हैं। आप अभी प्रमोटेड हो गए हो तो आप अपनी इंडिपेंडेंटली रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, और
और भी ज़्यादा जो डीए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है वो सारे काम भी हो गए अपार्ट फ्रॉम रिसर्च। तो जैसे जैसे प्रमोशन होगा वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेगी। इसके अलावा जब आप ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर बन जाओगे, आपका एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू क्लियर होगा, तो आपको 74,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। जब साइंटिफिक ऑफिसर सी बन जाओगे तब आपका जो पेमेंट होगा वो स्टार्ट होगा, जो मेन सैलरी होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो पीएचडी करना मैंडेटरी नहीं है, बट जैसे बायोसाइंस है, बायोसाइंस में लोग पीएचडी करते ही है। और मैंने एक और साइंटिफिक ऑफिसर से बात की थी जो कंप्यूटर साइंस से थे, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो फील्ड है उसमें पीएचडी करना इतना मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीएचडी होनी चाहिए एंड करो ही। बायोसाइंस में तो लोग करते ही है, बट ऐसी भी फील्ड्स होती है जिसमें पीएचडी मैंडेटरी नहीं होती है, तो वो तो नहीं करने वाले, उन्होंने बोला था। तो मार्च में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जून जुलाई में इंटरव्यू होता है ओसीएस का। देन 1 साल तक ट्रेनिंग होती है। अगस्त 1 साल बाद जो अगस्त होगा तब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा एंड पोस्टिंग होंगी, जो प्रोजेक्ट्स हो गए वो रिलीज़ हो गए, एंड डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स एंड योर रैंक यू विल बी अलॉटेड अ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, ये डिपेंड करता है कि डीए की कौन सी यूनिट में वैकेंसी है, कौन सी यूनिट में रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट्स है वो रिलीज़ हो। एज लिमिट्स भी होती है, लाइक जनरल कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो 26 ईयर्स है। सो एज लिमिट्स भी आप देख लेना अप्लाई करने से पहले। तो आई होप आपकी बहुत सारी क्वेरीज ये वीडियो से कंप्लीट हुई होगी, एंड अगर आपको अभी भी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो एंड बता सकते हो। इसके अलावा आप लोग बहुत अच्छे सजेशंस देते हो मुझे किस चीज़ पे वीडियोस बनानी चाहिए, और तो आप मुझे और भी सजेशंस दो। लाइक आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम माई ऑडियंस कि उनको किस चीज़ पे क्वेरी है, उनको किस चीज़ पे वीडियोस चाहिए। जैसे आपने आज ये बताया, ये बहुत अच्छा टॉपिक था। ये लाइक मुझे भी नहीं पता था कि ये सब होता है, एंड मैंने जब इंटरव्यू किया तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चली, एंड देन मैंने वीडियो बनाया। तो आप लोग और मुझे सजेशंस दो, एंड thank you guys for watching this video, and if you like my videos then please do subscribe to my channel, and thank you.